फ्रेंड्स, कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर्स सीरीज के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको अगर ऐसा लगता है कि शेयर्स के ट्रांजेक्शन इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना जरूरी नहीं है और इनकम टैक्स वालों को आपके शेयर्स ट्रांजेक्शन पता नहीं चलेंगे, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप आपके शेयर्स के ट्रांजेक्शन इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाते हो, आपको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम इक्विटी शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स के बारे में, उसकी टैक्स ट्रीटमेंट के बारे में, टैक्स रेट के बारे में, एलटीसीजी कैलकुलेशन के बारे में और ग्रैंडफादरिंग क्लॉज के बारे में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स क्या है। आप जब भी कोई इक्विटी शेयर्स या म्यूचुअल फंड खरीदते हो और उसे खरीदने की तारीख से 12 महीने बाद अगर उसे बेचते हो, तो आपको जो प्रॉफिट होता है उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। अगर आप उसे 1 साल के पहले ही बेच दोगे तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप आपके शेयर्स या म्यूचुअल फंड 12 महीने के बाद बेचते हो और आपको लॉस होता है, तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कहा जाता है। फाइनेंशियल ईयर 2017-18 तक इक्विटी शेयर्स या म्यूचुअल फंड से होने वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पूरी तरह से एग्जम्प्ट था। उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता था। उसके बाद सीबीडीटी द्वारा नया सेक्शन 112 ए इंसर्ट किया, जिससे इक्विटी शेयर्स और इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड से होने वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल हो गया। सेक्शन 112 ए के अनुसार अगर आपको होने वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो उस 1 लाख रुपए से ज़्यादा जो प्रॉफिट है, जो गेन है, उसके ऊपर 10% की रेट से इनकम टैक्स लगता है। आप इस उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं कि अगर आपको 1,15,000 रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो ऊपर के जो 15,000 रुपए है उसके ऊपर 10% टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन कैसे करें? उसके लिए सेल वैल्यू में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करें और अगर कोई ट्रांसफर एक्सपेंसेस लगा होगा तो वो भी सेल वैल्यू में से माइनस करना होगा। उसके बाद जो बचेगा वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है, तो उस लॉस को आप अगले सालों में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा और आपके इनकम टैक्स रिटर्न में लॉस दिखाना होगा, जिससे कि आने वाले सालों में अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट में से आप पिछले सालों का लॉस कम कर सकते हैं, जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम होगी और आप आपका टैक्स बचा पाएगी। अब तक इस वीडियो में मैंने जो कुछ बताया वो इस बात को ध्यान में रखकर बताया कि आपकी जो शेयर परचेज की डेट है वो 31 जनवरी 2018 के बाद की है। अगर आपके शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स की परचेज डेट 31 जनवरी 2018 के बाद की है, तो आपको ग्रैंडफादरिंग रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स की परचेज डेट 31 जनवरी 2018 के पहले की है, तो आपको ग्रैंडफादरिंग रूल लगाकर आपका कैपिटल गेन कैलकुलेट करना होगा। अब बात करते हैं सेक्शन 112 ए के ग्रैंडफादरिंग क्लॉज की। ग्रैंडफादरिंग क्लॉज बात करता है परचेस कॉस्ट की, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की। अगर आपके पास में कुछ ऐसे शेयर्स है जो आपने पुराने सालों में परचेस किए हैं, अगर आपके पास में कुछ ऐसे शेयर्स है जो आपने 31 जनवरी 2018 के पहले खरीदे हैं, जिन्हें बेचने पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो ऐसे पुराने सालों के शेयर्स बेचने पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, उसे कैलकुलेट करने के लिए सीबीडीटी द्वारा ग्रैंडफादरिंग रूल बनाया गया है। इस रूल के अंतर्गत आपके शेयर्स की एक्चुअल परचेस कॉस्ट कुछ भी हो, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए आपके शेयर्स की परचेस कॉस्ट 31 जनवरी 2018 को उस शेयर्स की स्टॉक मार्केट के ऊपर जो भी हाईएस्ट प्राइस चल रही होगी, उसे आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाए। इसके लिए सीबीडीटी द्वारा एक फार्मूला दिया गया, जिस फार्मूले से हमें अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करनी है। सीबीडीटी द्वारा जो फार्मूला दिया गया है उसमें वैल्यू 1 और वैल्यू 2 कैलकुलेट करनी है, और वैल्यू 1 और वैल्यू 2 में से जो ज़्यादा होगी उसे हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। तो वैल्यू 1 कैसे कैलकुलेट होगी? फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑफ 31 जनवरी 2018 और द एक्चुअल सेलिंग प्राइस विचएवर इज लेस। वैल्यू 1 31 जनवरी 2018 को उस शेयर की जो भी फेयर मार्केट वैल्यू स्टॉक एक्सचेंज पे होगी वो,
या एक्चुअल सेलिंग प्राइस, दोनों में से जो कम होगी उसे वैल्यू 1 माना जाएगा। और वैल्यू 2 कैसे कैलकुलेट होगी? वैल्यू 1 और एक्चुअल परचेस प्राइस विच एवर इज हायर। वैल्यू 2 कैसे कैलकुलेट होगी? जो हमने वैल्यू 1 निकाली है वो और एक्चुअल परचेस प्राइस, इनमें से जो ज़्यादा होगी उसे वैल्यू 2 माना जाएगा। और इस फार्मूले को हम इस उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। इस उदाहरण में आप देख सकते हैं यहाँ 2 ट्रांजेक्शन है। पहले ट्रांजेक्शन में आप देखेंगे कि सेल प्राइस जो है 43 लाख रुपए है और एक्चुअल परचेस कॉस्ट जो है वो 20 लाख रुपए है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो पहले ट्रांजेक्शन में 23 लाख रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन हमें ग्रैंडफादरिंग रूल अप्लाई करना है। इसके लिए आप कॉलम सी में देख सकते हैं फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 जनवरी 2018 40 लाख रुपए है। और कॉलम डी में आप देख सकते हैं कि वैल्यू 1 कैसे कैलकुलेट हुई है, लोअर ऑफ कॉलम ए या कॉलम सी, जो कि आ रही है 40 लाख रुपए। और वैल्यू डी कैसे कैलकुलेट हो रही है, हायर ऑफ कॉलम बी या कॉलम डी, जो कि 40 लाख रुपए है। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को लगाने के बाद एक्चुअल जो प्रॉफिट हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए हो रहा है। उसी तरह से अगर दूसरा ट्रांजेक्शन देखें तो सेल प्राइस जो है वो 10 लाख रुपए है और एक्चुअल परचेज कॉस्ट जो है 15 लाख रुपए है। और इसी तरह से यहाँ वैल्यू 1 और वैल्यू 2 कैलकुलेट की गई और एक्चुअल लॉस 5 लाख रुपए। इसी तरह से हम अगर नेट रिजल्ट देखें तो दोनों ट्रांजेक्शन से मिला के एक्चुअल में 2 लाख रुपए का लॉस हुआ है। अगर आपको भी पुराने सालों के शेयर्स बेचने से कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आपको इस तरह से ग्रैंड फादरिंग रूल अप्लाई करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करना होगा। तो ये थी जानकारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में। आशा करता हूँ कि इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।